अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल यूरो हुंजा देख रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपसे मिलवाऊंगा एक पीएचडी रिसर्चर से जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इनका नाम तंजीहा है और ये यहाँ पे 2019 से पीएचडी कर रही है फ़िज़िक्स में। तो आज हमें प्रॉपरली बताएंगी कि एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। सिर्फ पीएचडी नहीं, आप मास्टर्स और बैचलर्स के लिए भी इन मतलब चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। तो सबसे पहले हमें बताएंगी कि आपने कोर्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने यूनिवर्सिटी को किस तरह से टारगेट करना है, आप प्रोफेसर से जो बात करेंगे या प्रोफेसर को आपने रीच करना है उसका प्रोसेस क्या है, और आपने प्रपोज़ल किस तरह से लिखना है। उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाए उसके बाद का प्रोसेस जिसमें वीज़ा होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ आपको जाना होगा, और इसके अलावा पीएचडी में यहाँ पे इनरोल होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पीएचडी के लिए आप इनरोल होते हो कि मंथली आपको यहाँ पे काइंड ऑफ सैलरी मिलती है, तो वो कितनी होती है और उससे आपकी सर्वाइवल होती है या नहीं। इसके अलावा पीएचडी के लिए जब आप आते हो तो आप फैमिली को साथ ले आ सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है, तो आज हमें डिटेल में समझाएंगी। जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया। जैसे कि भाई ने बताया कि मैं तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी जो फील्ड है वो है फ़िज़िक्स और उसके अंदर जो मेरी स्पेशलाइजेशन हो रही है वो है टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अगर मैं मोर क्लियरली बताऊँ तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम पाकिस्तानियों को पता है, उसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ। 2019 में मैं यहाँ आई थी और अब मुझे 4 साल से ऊपर हो गए हैं। पीएचडी का जो प्रोग्राम होता है वो 4 इयर्स का होता है, लेकिन ये है कि मैं पुराने प्रोग्राम की बेस के ऊपर आई थी। अब 2023 के लिए डिफरेंट प्रोग्राम हो गया है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। बेस्ट वे क्या है, सबसे पहले जिस तरह मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं अप्लाई करने की। अगर आप इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी टारगेट की हुई है, सबसे पहले तो आपने अपनी फ़ील्ड ढूंढनी है कि आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं। अगर आपने कोई बस प्लान नहीं बनाया हुआ, बस आप चाहते हैं कि आपने बाहर जाना है, डजेंट मैटर कि आपकी बाहर की फ़ील्ड कौन सी है, पहले आपका बेस क्या था, तो फिर तो इतना कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने भी यही किया था। मेरी जो बैकग्राउंड था वो था नैनो मटेरियल्स था, और मैं इस चीज़ में नहीं पड़ी थी कि मैंने नैनो ही में रहना है, हालांकि नैनो की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैंने प्रेफर किया कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसको अवेल करूँगी। मैंने थ्रू रिसर्च गेट एक रिसर्च ग्रुप है जहाँ से आप साइंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू मैंने डिफरेंट, क्योंकि मैंने वो पेज मेरा ऑलरेडी है, प्रोफाइल मैंने उस पर बनाई हुई है, वहाँ से मैंने डिफरेंट जो हैं रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को अप्रोच किया था। और देन मुझे जो है, मेरी एक दोस्त हैं इरम, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, उन्होंने मुझे जो है, वो भी यहाँ से पीएचडी कर रही थी उस टाइम पे और अब वो कर चुकी हैं, वो भी फ़िज़िक्स में ही थी, और उन्होंने मुझे कुछ जो है फ़ेसबुक के लिंक्स भेजे थे, जिसमें मेन जो पेज का लिंक था वो था स्टडी इन एस्टोनिया, पाकिस्तानी पेज था। वहाँ पे मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें मैंने प्रोसीजर पूछा था। टीटीयू में प्रोसेस अब क्या है कि वहाँ पे नॉर्मली पीएचडी के जो एडमिशन्स हैं वो ईयर में ऑल द टाइम आते ही रहते हैं, किसी ना किसी टाइम पे। जनरली क्या होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन का कि वो नॉर्मली ओपन होते हैं या फॉल में होते हैं या स्प्रिंग में होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक प्रोसेस है, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे है। और ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो देन आपको जनवरी में सर्च करना शुरू कर देना चाहिए, मे बी एडमिशन आना शुरू हो जाएं। और अगर आप जो हैं वो फॉल में आना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो जून जुलाई में चेक करना शुरू कर देना चाहिए वेब पेज को। अगर आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं तो पीएचडी का एक स्पेशल पेज है वहाँ पे डिफरेंट जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑफ़र किए होते हैं, और मैं भी इसी बेस के ऊपर आई थी। मैंने इस पीएचडी जो पोस्ट है, मैं उनका भी नाम लेना ज़रूरी समझूंगी जिन्होंने मुझे गाइड किया था। उनका नाम था, ये भी पाकिस्तानी हैं, उन्होंने यहीं से पीएचडी की है टीटीयू से, उनका नाम कलीम था। उन्होंने मुझे वो लिंक भेजा था और वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि फ़िज़िक्स के प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, और उस प्रोजेक्ट से मैंने वहाँ पे 3-4 ऑप्शंस थी जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पे बड़ा क्लियर कट लिखा होता है प्रोसीजर कि आपने कैसे एज एन एप्लीकेंट अप्लाई करना है। जब आप उधर अप्लाई कर लेते हैं देन आपकी लक है कि आपको प्रोफेसर लाइक करता है या नहीं करता है। मैंने 3 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था
और मुझे 2 में से जो है 2 ने एक्सेप्ट किया था, एक ने मुझे रिजेक्ट किया था। मुझे रिजेक्शन का भी उन्होंने इन्फॉर्म किया था, ऐसा नहीं था कि वो आपको रिस्पांस नहीं देते हैं। फिर मेरा जो सुपरवाइज़र है उसने मेरे साथ इंटरव्यू रखा था और फिर उन लोगों ने मुझे उसके बाद कॉल किया था और इस तरह मेरा एडमिशन हो गया था। लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को एस्टोनिया का पता लग गया है, तो इसलिए अब मेरिट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। मेरी बारी में ये था कि ज़्यादा एप्लीकेंट्स नहीं थे, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। लेकिन अब जिन लोगों ने अप्लाई करना है उनके लिए ये थोड़ी सी एफ़र्ट की करनी होगी। उनका एकेडमिक करियर थोड़ा सा जिसका ज़्यादा बेटर होगा उसकी ज़्यादा चांसेस होंगे। जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाती है, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है, लेकिन उससे पहले जब आपने पीएचडी के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया होता है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रपोज़ल का। तो वो जो प्रपोज़ल होता है वो आपकी ओरिजिनली क्या होती है, कन्विंस करने का एक वे होता है अपने सुपरवाइज़र को कि आप कितने मोटिवेटेड हैं अपना काम करने के लिए। प्रपोज़ल ओरिजिनली उसकी बेस क्या होती है कि स्टार्ट में आपने खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है, मतलब 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं, थोड़ा डिपेंड करते हैं आप कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, लेकिन वो डिटेल थोड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, 1 to 1.5 पेज का भी हो सकता है। तो उसमें आपने क्या, जिस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना किसी भी थीसिस का या किसी भी रिसर्च का पेपर का, तो उसी तरीके से ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट है। आपकी अपनी होल जो आपकी लाइफ है उसमें आपने क्या स्टडी किया है उसको आपने स्मॉल वे में, बड़े अच्छे वे में एक्सप्लेन करना है ताकि किसी को वो अपील कर सके। तो स्टार्टिंग क्या होती है, आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है, देन आपने जो आपकी बैकग्राउंड है वो आपने उसको नेक्स्ट पैरा में आपने उसको बताना है कि मेरी क्या रिसर्च थी, मैंने क्या किया। देन उसके बाद ये कि आप क्या क्या कोर्सेज़ पढ़ चुके हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है बताना, ताकि उनकी नॉलेज में हो कि आपका बैकग्राउंड किस किस्म का है, क्या आपने आया जिस फील्ड में वो आपको लेना चाह रहे हैं आपने वो पढ़ा भी है, बैकग्राउंड उसका है भी कि नहीं है। देन लास्ट में आपने उनको मोटिवेट करना है, अपने आप को बताना है कि हाउ मच एंथुजियास्टिक यू आर, और आप में कितनी एनर्जी है, आप कितने मोटिवेटेड हैं ये काम करने के लिए। तो इस किस्म का होता है आपका प्रपोज़ल। अगर आपको समझ ना आए तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सैम्पल्स मिल सकते हैं जिनको आप एज अ रेफरेंस यूज़ करते हुए अपना प्रपोज़ल लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कॉपी नहीं होना चाहिए प्रपोज़ल, क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि ये नेट कॉपीड है। मुझे उन लोगों ने 3-4 दिन के बाद मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा एडमिशन हो गया है और मेरे सुपरवाइज़र ने एक्सेप्ट कर लिया है मुझे। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो उससे भी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, तो उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है कि आपको कैसे इधर आना है। अब मेरा इशू ये था कि मुझे इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने मुझे उस सेमेस्टर के लिए हायर किया था, तो मुझे इमीडिएटली एस्टोनिया आना था और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वीज़ा लेके एस्टोनिया आ सकूं। और फिर मुझे जो है अपने सुपरवाइज़र से को इन्फॉर्म करना पड़ा कि मैं इस सेमेस्टर में शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाए ज्वाइनिंग, तो अगर आप मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अलाउ करें। और उन लोगों ने मुझे अलाउ किया था। लेकिन ये है कि प्रोसेस थोड़ा टफ़ है इन अ वे कि वीज़ा आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, आपको जाना पड़ता है या तो टर्की या चाइना या फिर आपको इजिप्ट जाना पड़ता है। नॉर्मली जो पाकिस्तानी हैं वो या तो प्रेफर करते हैं अंकारा जाना टर्की में या फिर इजिप्ट जाते हैं, वो ज़्यादा इजी वे होता है वीज़ा लेने का। तो प्रोसेस क्या है, पहले आपको वीज़ा लेना है टर्की का। जब आप टर्की का, आपको एक तो वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो प्रपोज़ल दे चुके होंगे यूनिवर्सिटी वाले, एक लेटर इशू कर चुके होंगे, उसकी बेस के ऊपर आप क्या करोगे, स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करोगे। पहले आप जाओगे टर्की के लिए जो आप वीज़ा अप्लाई करोगे उसकी बेस ये होगी कि आपने एस्टोनिया जाना है स्टडी के लिए, तो आपको एस्टोनिया जाने के लिए वहाँ, क्योंकि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आपको इसलिए वीज़ा चाहिए टर्की का, ताकि आप वहाँ से अप्लाई कर सकें। वो भी एक प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। मुझे 10-12 दिन लग गए थे टर्की का वीज़ा लेने में। टर्की का वीज़ा लेने के बाद फिर मैं टर्की गई हूँ, अंकारा में उनकी एम्बेसी है एस्टोनिया की, वहाँ भी आपको 10 से 12 दिन लग जाते हैं। और वहाँ पे मैंने जब अप्लाई किया था, मैं अपने बेटे के साथ आई थी, तो फिर हम दोनों के लिए इकट्ठे अप्लाई किया था, और वहाँ पे भी मुझे 10 दिन लग गए थे। जब वहाँ से अप्लाई किया तो मैंने क्या किया, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब आप टर्की जा रहे हैं तो हमेशा रिटर्न टिकट के साथ ही जाइएगा। मेरा प्लान ये था कि मैं जाऊँगी टर्की और उसके बाद मैं डायरेक्टली एस्टोनिया चली जाऊँगी, तो मुझे रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कभी भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप सिंगल टिकट के बेस पे जाएं और कभी शो ना करें कि आप रिटर्न कर रहे हैं टर्की से। तो इसलिए साथ ज़रूर शो करना है कि आप
वीज़ा लेने के बाद टर्की से वापस आएंगे। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं टर्की से, क्योंकि मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई थी, मैंने टर्की से ही वीज़ा लिया था और मैं वहीं से सीधा इस्टोनिया चली गई थी। ये आपको थोड़ा रीज़नेबल भी पड़ता है, पैसे इतने खर्च भी नहीं होते हैं और आप एक रीज़नेबल वे में इस्टोनिया पहुंच जाते हैं। तो वो प्रोसेस जो था उसमें भी मुझे 10 दिन लगे थे। तो आप समझ लें कि वीज़ा प्रोसेस जो है वो महीना डेट से कम का नहीं है और ये आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रोसेस, वो भी थोड़ा टाइम लेता है। अब इसमें ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो पहले आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं फॉर जो आपने अप्लाई करना है, तभी आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको भेजने, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं, ये एक भी प्रोसेस है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए HEC से। और देन प्रेफरेबल यही है कि आप उसको फॉरेन अफेयर्स वगैरह से भी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने जो है फॉर सेफ्टी पर्पस जो है वो मैंने करवा लिए थे उनको भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो पहले आपने यूनिवर्सिटी भेजने हैं। और देन आपका जो पासपोर्ट है वो भी वैलिड होना चाहिए। मेरा जो पासपोर्ट था वो विदिन 2 मंथ्स एक्सपायर होने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा था आप अभी तो हम ले रहे हैं लेकिन आप हमें न्यू भेजेंगी अभी पासपोर्ट। तो फिर मैंने अर्जेंटली बनाया था और फिर मैंने उनको नया अपना पासपोर्ट भेजा था। तो पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी का भी आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। ये ना हो कि उसकी वैलिडिटी जो हो वो 2 to 3 मंथ्स हो, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देन आपने ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने यूनिवर्सिटी भेज दिए। देन आपने जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करनी है। जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, नॉर्मली पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो चीज़ें हाइड करते हैं अपने टीचर से, अपने इंस्टीट्यूट से, और फिर क्या होता है वो आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं। जब मैं इधर आ रही थी तो मेरा जो बेटा था वो 10 मंथ्स का था और मैंने अपने सुपरवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया था और उन्होंने फिर मुझे हेल्प आउट किया था और उन्होंने मुझे लिंक्स भेजे थे जिसके थ्रू मैं डे केयर से कांटेक्ट कर सकती थी। लेकिन अगर यही बात मैंने उनसे छुपाई होती और मैं इन चक्करों में होती कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो बेहतर होगा, वरना मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत मसला हो सकता है। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये, जब डॉक्यूमेंट्स तो चले आपने अप्लाई कर लिया, अब ये है कि डॉक्यूमेंट कौन से साथ रिक्वायर्ड हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपका FRC होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड भी साथ आ रहे हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हों तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो ट्रांसलेट करवा लें। देन बच्चे के लिए आपका B फॉर्म होना ज़रूरी है और साथ में बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में वो साइड बाय साइड होता है। आपने क्या करना है, उनको अटेस्ट करवाना है और फॉरेन अफेयर्स से ख़ास तौर के ऊपर उसकी अटेस्टेशन ज़रूरी है। जब आपका वीज़ा लग जाएगा, ये मेन डॉक्यूमेंट्स है दोनों जगह पे जाने के लिए। दोनों जगह पे, चाहे टर्की जाना हो चाहे इस्टोनिया जाना हो, आपने दो अलग अलग पेयर्स बनाने हैं। पहले टर्की के लिए बनानी है अलग फ़ाइल और इस्टोनिया के लिए अलग बनानी है। बैंक स्टेटमेंट उसकी अलग लगेगी, इसकी अलग लगेगी। और फिर आपने शो करना है, जैसे इस्टोनिया भी आप जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है अपना, आपको पावरफुल शो करना ही है कि आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चा साथ अगर अपनी फैमिली लेके जा रहे हैं तो आपकी फैमिली को वो नहीं पालेंगे। इसका ये क्लियर कट मतलब ये है, वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपकी फैमिली को नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग शो करनी पड़ेगी। और इसके अलावा ये है, जब आप इस्टोनिया आ जाएंगे देन आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट कराने हैं। और जब आप बेबी लेके आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो यहाँ से इसके फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होता है, वो होता है इनका बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और B फॉर्म। और ये B फॉर्म नॉर्मली पाकिस्तान में चलता है, बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे आके फॉरेन अफेयर से अटेस्ट कराए थे, देन जाके यहाँ पे बच्चा एक्सेप्टेबल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको पे कितना करते हैं। तो अब तो इन लोगों ने 2023 जो ये नेक्स्ट बैच है, बल्कि 2022 से ही इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। जब मैं इधर आई थी तो उस टाइम पे ये था कि 660 यूरो जो है वो गवर्नमेंट देती थी और मिनिमम 440 जो है वो आपके सुपरवाइज़र ने आपको देने हैं, तो आपका 1100 यूरो बनता था कंबाइनली। और डिपेंड करता है आपका जो सुपरवाइज़र है उसके प्रोजेक्ट में कितने पैसे हैं। और एट टाइम आपका सुपरवाइज़र के पास पैसे नहीं होते थे तो कुछ लोग बगैर जो है वो उसकी सैलरी के रह रहे होते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि आप टैक्स नहीं देते थे किसी किस्म का और आप स्टाइपेंड पे होते थे। अब प्रोसेस चेंज हो गया है, मैं पुराने रूल के बेस पे हूँ, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक अब आप एज एन एम्प्लॉय इधर आएंगे। जब आप एज एन एम्प्लॉय आएंगे तो आपकी जो बेसिक
पे है वो इधर की एस्टोनिया की एवरेज पे होगी। डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में पैसे ज़्यादा हैं तो फिर भी आपका सुपरवाइज़र बेसिक पे से भी ज़्यादा आपको पैसे दे सकता है। अब उसमें ये है कि जो आपको एवरेज पे मिल रही है ये आपके सारे टैक्सेस कट के आपको मिल रही है। जो टैक्स होता है वो भी ईयर के बाद आपको रिटर्न हो जाता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और बेनिफिट्स ये लोग आपको बहुत देते हैं। आप चाहें तो आप साइड पे जॉब कर सकते हैं, लेकिन एज ए पीएचडी स्टूडेंट बेटर यही है, क्योंकि अब इन लोगों ने थोड़ा सा टाइट कर दी है कि 4 ईयर्स के अंदर ही आपको ख़त्म करनी है। पहले ये होता था कि ऐसा कर दिया जाता था कि 4-5 महीने की एक्सटेंशन दे दी वगैरह, लेकिन अब क्योंकि वो आपको इन्होंने कोर्सेज़ कम कर दिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, पहले जो था कि कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 60 क्रेडिट आवर्स थे जो क्लियर करने थे, और वो भी बीच में किसी भी टाइम पे आप ले सकते थे। एट टाइम टीचर्स अवेलेबल नहीं है। अब इन्होंने सारा फोकस रिसर्च पे कर दिया और बहुत कम कोर्सेज़ हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। तो अब आप लोगों के लिए ईजी हो गया है कि यहाँ आएँ और सिर्फ रिसर्च पे फोकस करें। और जो लोग रिसर्च की बेस के ऊपर आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वो रिसर्च करें, यहाँ पे किसी और काम में नहीं लगें। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है कि लोग आए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं और वो छोड़ के चले गए हैं। जब आपने किसी से कमिटमेंट की है तो उसको पूरी तरह फुलफ़िल करें, देन कोई किसी और काम के लिए आप लोग मूव करें। अब अगर आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अब मास्टर्स वालों के लिए रूल टाइट हो गया है तो वो फैमिली नहीं बुला सकते, लेकिन पीएचडी के लिए ये अपॉर्चुनिटी स्टिल ओपन है। वो अपने फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं और उसके लिए ये है कि वो आएंगे स्पाउस वीज़े के ऊपर, लेकिन कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जॉब नहीं कर सकते हैं। वो अपनी वाइफ को या वो अपने हस्बैंड को फुली सपोर्ट कर सकती हैं साइड पे कोई जॉब करके। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टोनियन, तो यहाँ जॉब ज़रा मुश्किल से मिलती हैं आपकी अपनी पसंद की। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर हैं या फिर फार्मेसी की हुई है, तो आप एज अ फार्मासिस्ट जो है आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी एज अ फार्मासिस्ट आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ आएँ, सबसे पहले टारगेट बनाएं कि आपने लैंग्वेज सीखनी है और आप उसी को टारगेट बना के लैंग्वेज सीखें, और आपको एटलीस्ट B1 लेवल, जहाँ तक मेरा नॉलेज है B1 लेवल तक आपको आनी चाहिए एस्टोनियन। उसकी बेस के ऊपर आप जॉब्स ले सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे जॉब्स की, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा मशवरा यही है कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले लैंग्वेज सीखें। अगर लैंग्वेज सीख के फिर उनकी हेल्प आउट करें। लैंग्वेज से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे। वो हर फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का इशू होता है, जिसकी वजह से आप जॉब से महरूम रह जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गई थी बताना, वो ये है कि अगर आपने यहाँ PhD कर ली है तो उसके बाद आपके क्या चांसेस हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और देन आपकी एफ़र्ट के ऊपर भी, क्योंकि अगर आप जिस रिसर्चर के साथ या अपने प्रोफेसर के साथ, सुपरवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके पास मोर प्रोजेक्ट हों और वो नहीं चाहता हो कि जिसके ऊपर उसने इतनी एफ़र्ट की है उस बंदे को यहाँ से जाने दे। लेकिन अगर आपने एफ़र्ट ही नहीं की और आपने शो किया है कि आप एक लेज़ी इंसान हैं और आपने बस इस यूरोप में आना था, तो देन आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स नहीं होगी, क्योंकि जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं इस मामले में। वो गेट कर लेते हैं कि किस में क्या कैलिबर है और कौन जो है वो मेहनत करना जानता है और कौन करना नहीं जानता। तो इट डिपेंड्स कि आप खुद कितने आप में एफ़र्ट है, देन आपकी लक भी मैटर करती है। देन ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट अगर और होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और एस्टोनिया नॉर्मली का कंसिडर होता है आईटी का हब, तो अगर कोई ज़्यादा लोग आना चाहते हैं आईटी वाले, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप जैसे कि एज एन एजुकेशनलिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, एज अ रिसर्चर हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि आपको इमीडिएटली जो है PhD के बाद जो है वो जॉब मिल जाएगी। आपके लिंक्स होना ज़रूरी हैं, आपके सुपरवाइज़र से ताल्लुकात अच्छे होना ज़रूरी हैं। देन ये है कि आपका माइंड क्या कहता है, क्या आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या आप टीचिंग करना चाहते हैं। टीचिंग यहाँ पे लोग करते हैं और उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पेपर की स्पेशल साइटेशंस होती हैं। अब मुझे एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं याद, लेकिन 5 साइटेशंस होना आपकी पब्लिकेशंस की ज़रूरी हैं, तो आप टीच भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। फिर अगर कुछ लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं परमानेंटली, तो 2 वेज़ हैं यहाँ पे रहने के। अगर एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप परमानेंट रेजिडेंस यहाँ की ले लें। जैसे अभी मैं जो रह रही हूँ, मैं वर्क परमिट के ऊपर फ़िलहाल रह रही हूँ यहाँ पे।
और लेटर ऑन मैं इसको कन्वर्ट करा सकती हूँ। जैसे ही मैं अपनी पीएचडी ख़त्म करूँगी तो मैं इसको टेम्परेरी परमिट पे कन्वर्ट करा दूँगी। तो वो ना किसी जॉब की बेस के ऊपर होगा। वर्क परमिट जो होता है उसका ये रिस्क होता है कि अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपका परमिट जो होता है वो फॉर 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है अनटिल आप न्यू जॉब अवेल ना कर लें। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर आप वर्क परमिट पे हैं और आपको एक सर्टेन पीरियड हो गया है, 4 साल हो गए हैं, मुझे यहाँ 4 साल हो चुके हैं, लेकिन पीएचडी को अभी कंसिडर नहीं करते हैं। पहले पीएचडी को टाइम को कंसिडर करते थे, 2 ईयर्स, हाफ ईयर कंसिडर होता था, इस तरह होता था। तो अब उस टाइम को ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आपका 3 ईयर्स यहाँ पे रहे हो गए, अब मैं अपने पीएचडी को निकाल के मुझे 3 ईयर्स एक्स्ट्रा यहाँ रहने पड़ेंगे, तो मैं अगर वो ईयर मैंने रह लिया है तो मैं पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। देन आपको उसके लिए लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लैंग्वेज के बगैर वो भी B1 लेवल की आनी चाहिए। और अगर आपको पासपोर्ट चाहिए यहाँ का तो आपको 5 ईयर्स, तकरीबन 5 to 6 ईयर्स आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा, वो भी एक प्रोसेस है। और देन आपको जो है वो आप अपना पासपोर्ट, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डुअल पासपोर्ट यहाँ नहीं रख सकते हैं। पासपोर्ट आपको एक ही रखना पड़ेगा, या आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी या फिर पीआर पे ऊपर भी आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन पीआर का फिर नुकसान ये है कि आप जब ये कंट्री छोड़ेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो पीआर ख़त्म हो जाएगी, या तो आपको बार बार इस कंट्री में विज़िट करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन यही होती है कि आप इस्टोनियन पासपोर्ट ले लें, और पाकिस्तानीज़ जो हैं वो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। और उस बेस में क्या होगा, पाकिस्तान आपको एक कार्ड इशू कर देगा एंड उस कार्ड की बेस के ऊपर आप पाकिस्तान ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। ऐसा भी इशू नहीं कि आप पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं कि आपको किस तरह आना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है या आपको क्लियर नहीं है, तो आप जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो भेज सकते हैं और फिर मैं उसका जवाब दे दूँ।